ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स अपने जर्नी से ब्रेक ले रहा है। वो लोग ठंडी रात को एक मौका मानकर कुछ गर्म पी रहे हैं। इसी बीच जंगल में कोई अजीब सी मूवमेंट होती है, लेकिन ग्रुप को इसका पता ही नहीं चलता। बस एक कैरेक्टर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके हाथ की कॉफी जमीन हिलने से हल्का सा ट्रेम्बल करती है। कोई चिल्लाकर वार्न करता है कि एक इमोजी जैसी कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। तभी एक मैसिव सा सरपेंट करीब आता है। ऑर्डर दे दिया जाता है कि सारे एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड के मेंबर्स अटैक के लिए तैयार हो जाएं। दुनिया में पहली बार कोई लेजेंडरी रैंक्ड मॉन्स्टर दिखाई दिया है। वो मॉन्स्टर एक तरह की डर पैदा करने वाली मेंटल एबिलिटी यूज करके पूरे ग्रुप को फील करवाता है। सबको यूनाइटेड रखने के लिए लीडर उन्हें शांत रहने और अपनी पोजीशंस पकड़े रहने को कहता है। एक नया मैसेज आता है कि ग्रुप ने डर को सक्सेसफुली रेजिस्ट कर लिया है। ये एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड बेस्ट प्लेयर्स से बनी हुई है और प्रोटैगनिस्ट भी इसमें शामिल है। बफर्स की हेल्प से हमारा हीरो अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करता है, लेकिन किसी रीजन से वो अभी भी लेवल 1 है। हीरो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना सोचे वो क्रीचर पर छलांग लगा देता है। टकराव से एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। ट्रॉय हनुंग 26 साल का काम से ब्रेक ले रहा है। 3 साल पहले तक वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था। उसके पिता को माना रिफ्लक्स सिंड्रोम नाम की एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब इंटरडायमेंशनल पोर्टल आया था। उसके बाद से ह्यूमैनिटी को कई नए चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का मैजिकल पावर्स के साथ जागना। कई लोगों के लिए ये ब्लेसिंग जैसा है, लेकिन ये एक कर्स भी लेकर आया है। पोर्टल्स के अंदर से आने वाले मॉन्स्टर्स ने ह्यूमैनिटी को तबाह किया है और कई इनक्यूरेबल डिजीजेस भी फैलने लगी हैं। लेकिन जिन प्लेयर्स ने अपनी पावर्स अवेकन की थी, वही लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। डिफीटेड मॉन्स्टर्स से वैल्यूएबल आइटम्स भी मिलने लगे, जिसकी वजह से ये प्लेयर्स बहुत अमीर हो गए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए ये पोर्टल्स सिर्फ बैड लक लेकर आए। उसके पिता को जो बीमारी लगी थी वो एक एक्सट्रीमली रेयर मॉन्स्टर से जुड़ी थी और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा था। उसकी माँ को 2 जॉब्स करनी पड़ी। उसकी बहन ने अपनी शादी की सारी सेविंग्स खर्च कर दी और पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। पैसे की प्रॉब्लम से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। प्रोटैगनिस्ट मानता है कि अगर उसकी पावर्स अवेकन हो जाती तो उसे ऐसी बर्डन नहीं उठानी पड़ती। ट्रॉय हानुंग अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर तोड़ सकता था और एक बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा कूद सकता था। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही सपना था कि वो प्लेयर बने। काम से घर आकर ट्रॉय हुनसंग सीधे अपने बिस्तर पर गिर जाता है। लोग कहते हैं प्लेयर्स इतनी मनी कमाते हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई नहीं जानता कि अवेकन कैसे होते हैं। ये बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा है। हमारा हीरो मानता है कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, फिर भी वो प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन अब प्लेयर बनना ड्रीम नहीं, एक जरूरत बन चुका है। अगर ये इतना ईजी होता तो हर कोई ट्रांसफॉर्म हो जाता। वो इन बातों को दिमाग से हटाता है और नहाने जाने का सोचता है। अचानक पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है और उसके सामने एक HUD स्क्रीन आ जाती है। मैसेज आता है कि वो अवेकन हो चुका है। ट्रॉय कुनसुंग को याद आता है कि उसने सुना था कोई इंसान लॉटरी जीतकर हार्ट अटैक से मर गया था। हमारा हीरो स्टेटस विंडो कमांड देता है और उम्मीद करता है कि उसके स्टैट पॉइंट्स अच्छे होंगे, लेकिन जो वो देखता है वो अजीब होता है। उसके सारे पॉइंट्स न्यूनतम 10 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें लक पे डिपेंड करती हैं। लेकिन लग रहा है कि आगे उसका टाइम मुश्किल रहने वाला है। खुशी के बाद दुख आता है। लोवेस्ट लेवल पर भी टोटल एट्रीब्यूट्स कम से कम 40 होने चाहिए। चॉय कंसुंग सब ऐड करके देखता है। उसका टोटल सिर्फ 18 आता है। बाकी प्लेयर्स की एवरेज 50 होती है, लेकिन किसी रीजन से उसके स्टैट्स बहुत लो हैं। बस एक अच्छा पॉइंट यह है कि हर बार लेवल अप पर उसे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। बेसिक प्लेयर के लेवल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे लेवल्स ग्राइंड करने पड़ेंगे और ऊपर से उसके पास कोई पैसिव या एक्टिव स्किल भी नहीं है। लो लेवल प्लेयर्स भी वैल्यूएबल होते हैं अगर उनके पास गुड स्किल्स हों। किल्स ऐसे प्लेयर्स के लिए लड़ती हैं। 99% प्लेयर्स टैंक, वॉरियर या हीलर क्लासेस चुनकर शुरू करते हैं, लेकिन किम हाना अलग थी। बचपन से ही हाई लेवल प्लेयर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसकी यूनिक स्किल्स थी। वो कोरिया की अकेली बफर है। दूसरी तरफ कई प्लेयर्स शुरुआती लेवल्स पार ही नहीं कर पाते, लेकिन हीरो ने कभी किसी को बिना किसी स्किल के नहीं देखा था पिछले 19 सालों में। ट्रॉय खान क्यूरियस हो जाता है, लेकिन मान लेता है कि शायद ये सब वर्थ नहीं है। उसके सामने एक लंबी लिस्ट खुलती है। सबसे ऊपर एक रेयर एल्वन सोर्ड है। ध्यान से देखने पर उसे और भी वेपन्स दिखते हैं उसी रैंक के। हीरो को ये सब अमेजिंग लगता है, लेकिन उनकी वैल्यू काफी ज्यादा लगती है। वो सोचता है कि क्या इन्हें नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसके पास 2 अरब पॉइंट है। शायद वो इन्हें गेम में यूज कर सकता है। उसे लेजेंडरी रैंक वेपन्स भी दिखते हैं जिन्हें वो कभी इमेजिन भी नहीं करता था। पब्लिक ने हेरोइक लेवल तक के ही आइटम्स सुने थे। चॉय कुंग एक आइटम सेलेक्ट करता है, लेकिन डीमन किंग स्टाफ में कोई इन्फो ही नहीं है और लिखा है कि नॉर्मल रैंक्ड प्लेयर्स इसे अक्वायर नहीं कर सकते। किसी रीजन से उसके पॉइंट्स उस कैटेगरी में नहीं काम आते। ऊपर से एक लॉक्ड आइटम भी दिख रहा है जो हेरोइक रैंक से भी ऊपर है। ह्युन नीचे स्क्रॉल करता है और इलिक्सर देखता
है। कहते हैं ये किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है। लगता है सिस्टम उसे बिजनेस करने के लिए पुश कर रहा है। रिच लोग टैंकिंग स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्रोटैगनिस्ट उन ऑप्शंस को चेक करता है। उसे एक एट्रीब्यूट बूस्टिंग पोशन मिलता है, उसे ये आइटम काफी पसंद आता है। शायद इन्हें खरीद कर रीसेल करना अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर ठीक से प्लान किया तो हमारा हीरो बहुत ओवर पावर्ड हो सकता है। आइटम एक छोटी सी रेड स्टोन है। फनी ये है कि इसे खाना पड़ता है। जैसे ही वो इसे निगलता है उसके मसल्स तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिर्फ एक पावर बढ़ने के बावजूद सेंसेशन बहुत इंटेंस थी। फिर वो एक स्किल बुक खरीदता है जो माना कंजम्पशन 10% रिड्यूस करती है। अब प्रॉब्लम है कि इस बुक को स्टोर कहाँ करे। ट्रॉय हंसंग इसे सेल्स टैब में रजिस्टर करता है, लेकिन पता चलता है कि सिस्टम हर सेल पर 20% काट लेता है। उसे थोड़ा बेईमानी जैसा लगता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसे अपनी प्लान शुरू करनी है। पहले वो स्ट्रेंथ बूस्टिंग आइटम्स खरीदता है। कुछ देर बाद उसकी डेस्क स्टार्ट जेम से भर जाती है। हीरो एसोसिएशन में एक रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि उसे कैसे हेल्प करे। हमारा हीरो कहता है कि वो रजिस्टर करवाने आया है क्योंकि वो अवेकन हुआ है, लेकिन वुमन को ये अजीब लगता है। वो पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट सच में अवेकन हुआ है। हनुंग को ये कमेंट अजीब लगता है। वुमन कहती है कि उसकी एज में किसी ने इतनी लेट अवेकनिंग नहीं की है। हमारा हीरो समझ नहीं पाता वो क्या कहना चाहती है। तभी उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। उसकी इमेज किसी रीजन से एक ओल्ड मैन जैसी हो गई है। एक सिक्योरिटी गार्ड उस ओल्ड मैन की मदद करने की कोशिश करता है जो फ्लोर पर गिरा हुआ है। ट्रॉय हून समझ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। वो अपनी विंडो खोलता है, तभी उसे दिखता है कि उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। लगता है ये उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइंट्स हैं। हमारा हीरो अब घर पे है और सारी हुई चीजों के बारे में सोच रहा है। थोड़ा मैथ करने पर उसे समझ आता है कि उसके पास सिर्फ 1.5 साल की जिंदगी बची है। उसे जल्द से जल्द ये समझना होगा कि ज्यादा पॉइंट्स कैसे कमाए। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपनी चीजें बेचकर देखे। वो अपना निंटेंडो चुनता है। सबसे पहले वो कंसोल को टेस्ट करता है। स्क्रीन उससे कहती है कि वीडियो गेम को फ्लोटिंग इमेज पर रखो। जैसे ही वो कंसोल को छूता है ये हवा में गायब हो जाता है। उसी वक्त निंटेंडो सिस्टम में सेल के लिए दिखाई देता है। लगता है ये ट्रिक ठीक से काम कर रही है। इतने स्पेक्स में उसे ऑनलाइन शायद $60 ही मिलते। वो किस्मत आजमाने के लिए ज्यादा प्राइस सेट कर देता है। सोचा कि इसमें 40 गेम्स हैं, शायद चल जाए। निंटेंडो सक्सेसफुल तरह से रजिस्टर हो जाता है। अब चो हंसंग सोचता है कि क्या और आइटम्स भी सेल पर डालने चाहिए। एक लड़की जो ट्रेजर से भरे रूम में है फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि रोज शॉप में वही चीजें आती हैं। उसे लगता है लोगों में ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए। तभी शॉप में एक नया आइटम आता है। बिना सोचे लड़की उसे खरीद लेती है। ट्रॉय हानसंग अब फाइनली नॉर्मल होने लगा है। इससे साबित होता है कि उसके पॉइंट्स वाकई उसकी लाइफ से जुड़े थे और जरूरत पड़ने पर वो उन्हें वापस भी ला सकता है। अब नई मिस्ट्री ये है कि उस लड़की को इन चीजों का करना क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा। वो क्यूरियोसिटी से एक वॉच को देखती है जिसके नंबर्स खुद बदल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये रेयर आइटम क्यों है, लेकिन वो कन्विंस हो जाती है। एक और चीज उसे दिखती है, स्क्रीन उससे मोबाइल डेटा मांग रहा है। शायद उसने कभी सेल फोन यूज ही नहीं किया। काफी कोशिश के बाद भी वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पाती। उसे समझ ही नहीं आता ये डिवाइस कैसे काम करता है, लेकिन थोड़ी देर और दबाने के बाद उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। एक मिरर मैजिक वीडियो फंक्शंस में उसे कुछ मजेदार दिखता है और वो बटन दबा देती है। जो वो देखती है उससे वो सरप्राइज हो जाती है। वीडियो में एक इफेक्ट आता है जो उसके सिर पर एक हैट डाल देता है। वो कुछ देर सोचती है कि इसे ट्राई करे या नहीं। लड़की सेल्फी लेती है और शायद उसे पसंद आती है क्योंकि वो और फोटोज लेने लगती है। लेकिन डीमन वुमन इससे खुश नहीं है। वो सारे आइटम्स खरीदना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसका मौका छीन लिया। अब दिक्कत यह है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि इन चीजों का इस्तेमाल कैसे हो। वो हिंट ढूंढने के लिए मैजिक भी कर देखती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वीडियो गेम ऑन करने पर भी उसे कुछ मैजिकल फील नहीं होता, पर उसे पता ही नहीं चलता और वो आवर्स तक खेलती रहती है जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता। लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होती और गुस्से में फट जाती है। शहर में चॉय कुंग एक कार के सामने खड़ा है, लेकिन वो कार को सेल पर नहीं डाल सकता क्योंकि सिर्फ वही आइटम्स बिक सकते हैं जो प्लेयर के खुद के हों। वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में हीरो को कुछ चीजें जमीन पर पड़ी दिखती हैं। किसी रीजन से वो एक टूटा हुआ फैन सेल पर डाल सकता है। शायद कुछ स्पेसिफिक चीजें ही काम करती हों। और साथ ही स्टोर में एक वक्त में सिर्फ 10 आइटम्स की लिमिट भी है। चॉय कुंग सेल्स मेन्यू खोलता है, लेकिन आखिर में उसके पॉइंट्स पहले से भी कम होते हैं। कोई भी उसके प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहा था। एक नया नोटिस आता है। मैसेज में लिखा है कि चॉय हुनसुंग के नाम पर कंप्लेंट फाइल हुई है। उसके बेचे हुए प्रोडक्ट्स में इशू बताया गया है और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उसे बैन किया जा सकता है। ये सब लड़के ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्रॉय हनुंग को पता ही नहीं था कि ऐसा सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। अब उसकी प्रायोरिटी है कि वो जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम कर दे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी सारी आइटम्स बिक चुकी हैं। कोई नहीं खरीद रहा था वाला पैनिक पल में गायब हो जाता है। हमारा हीरो फिर से सोचता है कि प्राइसेस और बढ़ा देता है, लेकिन फिर एक कंप्लेंट आती है। मैसेज में लिखा है कि 70% आइटम्स डिफेक्टिव निकले, इसलिए उसकी अकाउंट
अकाउंट को टेम्पररी सस्पेंशन लग सकता है। जब तक ये इशू सॉल्व न हो, लगता है मैसेजेस उस सेल फोन के बारे में हैं जो बिना रीजन बंद हो गया। उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि उसे रिचार्ज करने के लिए प्लग इन करना पड़ता है। दूसरे कंप्लेंट्स सिगरेट स्पीयर और ऐसी ही चीजों के बारे में आते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, और वो प्रोटैगनिस्ट को थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर उसने इन्हें रिप्लेस नहीं किया तो और प्रॉब्लम आएगी। लेकिन शॉर्टी गोमेंस के पास रिस्पॉन्ड करने का टाइम भी नहीं था। इससे पहले ही उसके पास और थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगते हैं और फाइनली उसकी स्टोर प्रिविलेजेस 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दी जाती हैं। लेकिन अगर प्रोटैगनिस्ट कंप्लेंट्स ठीक नहीं करता तो वो 3 महीने तक इनएक्टिव हो सकता है। हमारा हीरो सोचता है कि पहले उसे नया फोन चार्जर के साथ भेजना चाहिए। याम को ऐसा भी लगता है कि शायद उसके कस्टमर्स धरती के नहीं हैं, इसलिए उन्हें चीजों का इस्तेमाल नहीं आता। ट्रॉय हुनसंग ये भी सोचने लगता है कि शायद वो एलियंस हों, शायद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने में फायदा हो। हमारा हीरो ऑनलाइन स्टोर पर जाता है। आइटम की कीमतें बहुत सस्ती हैं, लेकिन चॉय हैंसन के पास पैसे नहीं है। पॉकेट में सिर्फ कुछ सिक्के हैं। वो स्किल बुक बेचने का भी सोचता है क्योंकि ऑक्शन में जगह नहीं बची। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फोन पर टैप करता है और टाइम तेजी से गुजरने में लगता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। ट्रॉय कुमसुंग 3 सीमेंट बैग्स बिना परेशानी उठाए चल रहा है। उसे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। एक वर्कर पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट पहले कहाँ काम करता था। हीरो ऑकवर्डनेस से कहता है कि वो बस आदत से करता है। 3 दिन बीत जाते हैं। सस्पेंशन खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं। काय हैंसन इंतजार नहीं कर पा रहा। रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है और वो नए आइटम्स लिस्ट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी पल एक और कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। लड़का क्लियरली नर्वस हो जाता है। कंप्लेंट पढ़ने से पहले ही एक और मैसेज आता है। 20 आइटम्स में से हर एक पर कंप्लेंट है, मतलब उसे फिर से 3 दिन की सस्पेंशन मिल गई। यानी किसी ने उसके हर प्रोडक्ट पर कंप्लेंट डाली है। एक मैसेज वीडियो गेम वाले बायर का है जिसने शिकायत की कि गेम काम करना बंद कर चुका है और अब वो इतना गुस्से में है कि हीरो को ढूंढने की धमकी दे रहा है। उसी इंसान के मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं। वो डिमांड करता है कि हीरो नए आइटम्स सेल पर डाले या टूटे हुए रिप्लेस करे, लेकिन ट्रॉय कुनसुंग के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और उसे फिर से 3 दिन सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर उसने जल्दी सॉल्व नहीं किया तो ये सस्पेंशन 3 महीने की बैन में बदल सकता है। ही इज डिटरमिन्ड कि ये सब दोबारा ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि इतना यंग मैन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। 3 दिन बाद पेमेंट हाथ में लेकर और कुछ बॉक्सेस ठीक से पैक करके हमारा हीरो सोच रहा है कि जो भी ये सब उसके साथ कर रहा है वो जरूर कोई आउट ऑफ कंट्रोल बायर है। वो फिर प्लान करता है कि बैटरीज की एक जोड़ी सेल पर डाले। उसकी अकाउंट आखिरकार अनलॉक हो जाती है। वो जल्दी से अपना आइटम सेल पर डालता है और इंस्टेंटली वो बिक भी जाता है। पहले नोटिस आता है कि उसकी 14 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। कुछ देर बाद 4 और शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। उसके पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। ट्रॉय हानुंग अपनी सक्सेस पर खुश हो जाता है। अब सब ठीक हो गया है तो हीरो फोन या कंसोल जैसे और आइटम्स बेचने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम है। शायद समय आ गया है कि वो प्लेयर के तौर पर रजिस्टर करे। रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने के लिए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग स्कूल में 3 हफ्तों का कोर्स पूरा करना पड़ता है। अगर फेल हो जाए तो दोबारा कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोबारा फेल हुआ तो वो रजिस्टर होने का हक खो देता है। सिर्फ अवेकन हो जाना ये गारंटी नहीं करता कि कोई इंसान डंजन हंटिंग प्लेयर बन जाएगा। ट्रॉय कुन बिना किसी परेशानी के टेस्ट पास कर लेता है। उसे आसानी से पास करते देख लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन एक प्लेयर कहता है कि हीरो को ग्रेजुएट होने का हक नहीं है क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। एक लड़की को यह बात क्रूअल लगती है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल परवाह नहीं करता। टॉय हुनम पहले से जानता था कि ऐसी बातें होंगी। 3 हफ्ते बाद हमारा हीरो स्कूल से बाहर निकल रहा है। उसकी क्लास के कुछ लोग उसे साथ में सेलिब्रेट करने को कहते हैं। एक लड़का तो ये भी कहता है कि सब मिलकर ड्रिंक करने चलते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पर्सनल रीजन की वजह से घर जाना है। ग्रुप थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, लेकिन चॉय हानसन को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद वो लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि उसका कार्ड इशू हो गया है। हमारा हीरो खुद से काफी खुश है। उसे आखिर उसकी हीरो लाइसेंस मिल गई। अब वो अपनी स्किल बुक बेच सकता है और अगर वो हंटिंग शुरू करे तो कमाए हुए पैसे से जल्दी ही अपने पिता का इलाज करा सकता है। इक्विपमेंट रेंटल शॉप में शू हैंसन एक बड़ी परचेस करता है जिसे वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है। क्लर्क बस ये वार्न करता है कि रिटर्न पीरियड निकल गया तो पेनल्टी लगेगी, और उसके अलावा वो हीरो को गुड लक विश करता है। बदकिस्मती से इस दुनिया में हर चीज बहुत महंगी है। बेसिक इक्विपमेंट भी रेंट पर लेना बहुत एक्सपेंसिव है और इसके बिना गिल्ड उसे डंजन के पास
भी नहीं जाने देगी। ये भी याद रहे कि हर मिशन का एंट्री फी अलग से देना पड़ता है। प्लाजा में कुछ ग्रुप्स अनाउंस कर रहे हैं कि वो पार्टी में नए मेंबर्स ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक ग्रुप डंजन फीस कवर करने और सेफ्टी की गारंटी भी दे रहा है। टैंक्स और हीलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जो समझ में आता है। भले ही डंजन लो लेवल हो, मॉन्स्टर आखिर मॉन्स्टर ही होता है। स्टेटस विंडो पर साफ दिखता है कि हीरो ने अपने एट्रीब्यूट्स काफी इंप्रूव कर लिए हैं और उसकी यूनिक स्किल आइटम बाइंग और सेलिंग है। इन स्टैट्स के साथ वो किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है, लेकिन उसका गोल ये नहीं है। उसका प्लान है कि वो रैबिट्स को अकेले हंट करे और दिखाए कि उसकी स्पेशल एबिलिटी नेचुरली मिली है, जबकि उसने एक्चुअली उसे खरीदा है। ट्रॉय कुनसुंग एक पोर्टल की तरफ जाता है। स्टाफ का एक मेंबर पूछता है कि क्या हीरो सच में अकेले अंदर जा रहा है, और वो कंफर्म करता है कि हाँ। उसके बाद उसे एंट्री मिल जाती है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि लोग उसे जज कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी बिना ग्रुप डंजन में नहीं जाते। सच ये है कि ये मिड गेम डंजन है और डेंजरस है। लोग बैटल में अपनी जान भी गंवा देते हैं। एक गार्ड तक पूछता है कि कोई इतना हिम्मत कैसे कर सकता है। वो आदमी कहता है कि एरोगेंट लोग ऐसे ही सीखते हैं। चॉय हैंसन आखिरकार पोर्टल के अंदर कदम रखता है। अब वो ऑफिशियली डंजन के अंदर है। एनवायरनमेंट एक डार्क केव है जिसमें सिर्फ टॉर्चेस से लाइट आ रही है। शुरू में ही हीरो को कोई दिखता है। एक ग्रुप एक हॉर्न रैबिट से लड़ रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने इतनी बड़ी क्रीचर की उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में ट्रॉय हैंसन बस ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। ग्रुप लीडर प्रोवोकेशन की कॉल देता है। क्रीचर उसकी शील्ड वाले हीरो पर अटैक करता है। एक पल के लिए लगता है कि वो इसे रोक लेगा, लेकिन उसकी डिफेंस उड़ जाती है। समूह में से कोई पूरे ग्रुप को अटैक करने को कहता है। 3 महीने का कोर्स करने के बाद भी ये लोग कुछ समय पहले तक नॉर्मल लोग थे, इसलिए इनके लिए मॉन्स्टर को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हील मिलने के बाद टैंक फिर उठता है। रैबिट के चेहरे पर सीधा वार पड़ता है। उसी समय ग्रुप ओपनिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता है। शाय खान समझ जाता है कि उसने डंजन को लो लेवल समझकर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक वॉरियर लकी स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। रैबिट बचने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार है। लकीली स्वॉर्ड अपनी जगह पर लग जाती है। आखिरकार मॉन्स्टर गिर जाता है। 20 मिनट नोट करता है कि इस लड़ाई में उसे 8 मिनट लगे, जबकि बाकी ग्रुप्स को कम से कम 3 लगे। गार्ड्स इस पर ध्यान भी नहीं देते। उनकी बैजेस बता रही हैं कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। उन्हें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब किसी की जान पर बनाए। इसका मतलब हीरो को गार्ड्स की चिंता नहीं करनी है। उसके एट्रीब्यूट्स सोलो प्ले के लिए काफी हैं। ट्रॉय हनुंग स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है। उसका शरीर ऑलमोस्ट डार्कनेस में गायब सा हो जाता है। एक ग्रुप कुछ दूसरे प्लेयर्स को कंग्रेचुलेट कर रहा है। ये असिस्टेंट और हीलर हैं। गिल्ड नंबर 1 सुके। हीलर अपनी पार्टनर को इनकरेज करती है कि वो जरूर वो चीज ढूंढ लेंगे जो वो चाह रही है। असिस्टेंट इतना सपोर्ट पाकर मुस्कुरा देती है। बाकी असिस्टेंट्स कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ दिखा तो वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे, लेकिन लड़की फॉर्मल कर्टेसी में ही थैंक्स कहती है। वो लोग कहते हैं कि उसकी स्किल्स उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए काफी हैं, लेकिन असिस्टेंट खुद को इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती। दोनों एक साथ माफी भी मांगते हैं। लगता है ये लड़कियां परेशान हैं, क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से हंट कर रही हैं। असिस्टेंट चौथी क्लास में एडवांस करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे हॉर्न रैबिट के बॉस को ढूंढना पड़ेगा। भले ही वो वीक मॉन्स्टर है, लेकिन बहुत अच्छे से छिपा रहता है। फिर भी जैसे ही वो दिखेगा, लड़की उसे इंस्टेंटली खत्म करने का प्रॉमिस करती है। दोनों शैडो क्लोक्स एक्टिवेट करती हैं और डंजन में और गहराई तक जाती हैं। जून पूछती है कि उसकी पार्टनर ने रयूमर सुने हैं क्या। वो कहती है कि टीम 3 का लीडर और टीम 2 का सपोर्ट सप्लाई वेयरहाउस में है, लेकिन वो गॉसिप पूरा करती उससे पहले दोनों डार्कनेस में कुछ देखती हैं। कोई शैडो में चलता हुआ दिखता है। एनी कहती है कि वो प्रिटेंड करने वाली थी कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब उसे भी साफ दिख रहा है। टेसून सोचती है कि वो लड़का अकेला आया है या अपने ग्रुप से बिछड़ गया है। असिस्टेंट एडवेंचरर को गौर से देखती है। वो मान लेती है कि दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। तो फिर मिस्ट्री ये है कि वो अकेला क्यों है। एनोनिमस एक और भी सरप्राइजिंग चीज मिस कर देता है। द बॉय रेंटल इक्विपमेंट पहने हुए है। वो बस एक रुकी है जो अकेला घूम रहा है। दोनों लड़कियां मान लेती हैं कि वो कोई बेवकूफ है। ऐसे मॉन्स्टर को अकेले हंट करने के लिए कम से कम लेवल 35 होना चाहिए। 1 सेकंड में ही उनकी बात गलत साबित हो जाती है। सिर्फ एक बार में चॉय हैंसन रैबिट को गिरा देता है। हमारा हीरो कांप रहा है। उसे ये फीलिंग पसंद नहीं आई, लेकिन अपने परिवार के लिए ये करना जरूरी है। और ये उसका पहला रैबिट भी नहीं था। वो कई रैबिट्स पहले ही हंट कर चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई आइटम नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट फिर से स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करता है और एक और रैबिट को पीछे से स्ट्राइक करता है, लेकिन फिर भी उसे ये फीलिंग पसंद नहीं आती। लड़कियां कंफ्यूज्ड हैं। जून देखती है कि उसकी पार्टनर टेंस है। एना गहरी सोच में है। उसे 20 लेवल वाला रूल याद आता है। जब कोई इंसान अपने लेवल के पास वाले मॉन्स्टर को हंट करता है तो उसे नॉर्मल एक्सपीरियंस और आइटम्स मिलते हैं, लेकिन अगर किसी क्रिएचर को 20 लेवल नीचे मारो तो कुछ भी नहीं मिलता। यानी एक भी आइटम ना मिलना बहुत नॉर्मल है। इसी वजह से एनी को लगता है कि ये लड़का यहाँ पहली बार आया है। जून पूछती है कि
उसकी पार्टनर उसे जानती है क्या, लेकिन लड़की को भी नहीं पता कि वो कौन है। फिर भी वो कहती है कि अभी उसे थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहती है क्योंकि करने को कुछ और है भी नहीं। ट्रॉय हानुंग सडन एम्बुश एक्टिवेट करता है और इस बार लगता है किस्मत उसका साथ दे रही है। एक जेम गिरता है, ये 5वां जेम है जो उसे मिला है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लेवल अप करना इतना मुश्किल होगा। इतने मॉन्स्टर्स मारने के बाद उसे लगा था कि अब तक लेवल बढ़ जाता, काश कोई एक्सपीरियंस बार होती जैसे वीडियो गेम्स में होती है। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि शायद 1 घंटा और काफी होगा, लेकिन 5 घंटे बाद भी वो उसी लेवल पर है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत है। नॉर्मली किसी को लेवल अप होने में 2 दिन लगते हैं, हीरो को भी लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जून कमेंट करती है कि एटमॉस्फियर हैवी लग रहा है। ट्रोय कुनान बहुत डिसअपॉइंटेड है, पिछले 10 दिनों में उसने 100 मिलियन पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन पूरा दिन हंटिंग करने के बाद सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले। इसके बावजूद वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। एक रैबिट उसे पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन हीरो एक वॉर में खत्म कर देता है। ट्रॉय हैंसन उठकर वापस रेडी हो जाता है। रैबिट्स का एक ग्रुप उसकी तरफ आता है। हीरो अगले अटैक के लिए तैयार है। एक वार में वो सारे मॉन्स्टर्स को काट देता है। हीरो थका हुआ सा दिखने लगता है। एक रैबिट उस पर कूदता है और हीरो सिंपल मूव से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट को एक नया मैसेज मिलता है, उसे एक 100 रैबिट्स अकेले मारने के लिए रैबिट हंटर का टाइटल मिलता है। जॉय थोड़ा रुककर इस चेंज को एनालाइज करता है। उसका नया टाइटल अब स्टेटस विंडो में दिख रहा है। इस टाइटल की वजह से उसे 2 यूनिक एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, वाइटैलिटी बढ़ती है और रेयर रैंक तक बढ़ने का चांस मिलता है। ये टाइटल कॉमन है और थियोरेटिकली कोई भी ले सकता है, लेकिन लोग यूजुअली लेवल अप होकर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए ये टाइटल ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिलता। रेयर तक रैंक अप मिलना बुरा डील नहीं है। एनी को बहुत मजा आ रहा है, उसे लगता है उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली है। असिस्टेंट ने अपनी आंखों से देखा कि उसने रैबिट का गला एक ही अटैक में काट दिया। ये लकी हो सकता था, लेकिन उसने उसे कई बार ऐसा करते देखा। जब वो सराउंडेड था तब भी उसने एक वार में सारे मॉन्स्टर्स गिरा दिए। वो सच में उसे रिक्रूट करना चाहती है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि क्या उसे डंजन में और आगे जाना चाहिए। तभी चॉय हुनसंग 2 लोगों को उसे बुलाते सुनता है। हीरो 2 प्लेयर्स को देखता है जो कस्टम आउटफिट्स और हाई ग्रेड आर्मर पहने हुए हैं। जून कहती है कि उसे टेंस होने की जरूरत नहीं है, वो लोग सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। हीरो को विश्वास नहीं होता, आखिर उसने बैज नहीं देखे थे और न ही उनकी प्रेजेंस फील हुई थी। जून समझाती है कि उन्हें पोर्टल के अंदर की सिक्योरिटी की मिशन मिला था और वो बाहर निकल रहे थे, और क्योंकि दोनों स्टील्थ स्किल्स यूज कर रहे थे इसलिए उसको उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई। लेकिन हीरो तो उनकी सांस की आवाज भी नहीं सुन पाया था। लड़की कहती है कि वो उसके पास इसलिए आई क्योंकि उसे लगा उसकी स्किल्स रैबिट हंटिंग में वेस्ट हो रही हैं, लेकिन चूंकि वो लेवल 1 है, प्रोटैगनिस्ट डरता है कि कहीं वो उसकी सच्चाई पता ना लगा ले। ट्रॉय हानसंग पूछता है कि क्या उसे कुछ दिखाना जरूरी है। असिस्टेंट कहती है नहीं, वो बस क्यूरियस है क्योंकि वो लोग सीयू गिल्ड से हैं। हीरो ये नाम पहचानता है, ये कोरिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। लड़की कहती है कि वो उसे ग्रुप में डलवा देगी और उसे बस अपना स्टेटस विंडो दिखाना है। हीरो बड़ी मुश्किल में है क्योंकि उस पर पेनल्टी है जिससे वो लेवल अप नहीं कर सकता। की हानसन को लगता है ऐसे स्टैट्स वाला प्लेयर सस्पिशियस लगेगा, चाहे वो कितना भी हंट करे उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। हीरो साफ कह देता है कि उसे गिल्ड ज्वाइन नहीं करनी और वो लड़की को छोड़कर मुड़ जाता है। एनी उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट उसकी रिएक्शन से थोड़ा चौंक जाता है। लड़की क्यूरियोसिटी में पूछती है कि क्या उसे सीयू गिल्ड के बारे में पता नहीं। वो कहता है हाँ उसे पता है। तो फिर वो जानना चाहती है कि वो ग्रुप ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है। हीरो बताता है कि उसे किसी से बंध कर रहना पसंद नहीं और उसे अभी किसी गिल्ड की जरूरत भी नहीं है। वो पूछती है कि क्या वो किसी दूसरे टीम में है, लेकिन हीरो हर बार मना कर देता है, कहता है कि वो अकेले रहना पसंद करता है। दोनों लड़कियां आखिर उसकी बात मान लेती हैं। हंसुंग उन्हें बाय कहता है, फिर भी एनी उसे अपना कार्ड देती है ताकि अगर उसका मन बदले तो कांटेक्ट कर सके। हीरो कार्ड लेकर जाने लगता है, लेकिन लड़की पूछती है कि क्या वो लोग डंजन से साथ बाहर निकले। वो कहती है कि इससे सबके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन हीरो फिर भी किसी भी तरह का कांटेक्ट मना कर देता है। एनी को उसका बिहेवियर बहुत रूड लगता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद अभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन एक दिन उसे पछतावा होगा। इससे पहले कि कुछ और हो, दोनों लड़की चली जाती हैं। सरफेस पर वापस आकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे ज्यादा सावधान रहना होगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो लोग अभी भी डंजन से बाहर नहीं आए हैं। ट्रॉय हंसुंग टैक्सी स्टैंड की तरफ जाता है। टैक्सी में ड्राइवर पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। हीरो बस कहता है कि गाड़ी चलाओ। ट्रॉय अपने फोन पर रूट देखता है और ड्राइवर से कहता है कि उसे ब्लड फॉक्स डंजन ले जाओ। टैक्सी ड्राइवर हीरो को कंग्रेचुलेट करता है, कहता है कि वो इतनी बार प्लेयर्स को ले जाता है कि उसे सारे रूट्स याद हैं, लेकिन हमारा हीरो उसे बिल्कुल इग्नोर करता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि शायद नए डंजन में भी उसका स्टेटस वही रहेगा। इस नए एरिया में भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बड़ी भीड़ अपनी पार्टीज के लिए मेंबर
मेंबर्स ढूंढ रही है। एटमॉस्फेयर वैसा ही है जैसा पहले था। हीरो सीधे गेट की तरफ जाता है। क्लियरेंस के समय अटेंडेंट पूछता है कि उसके ग्रुप के बाकी लोग कहाँ हैं और चॉय हानसन फिर कहता है कि वो अकेला ही आया है। एंड दैट्स हाउ वो डंजन में घुसता है। अंदर एक फैंग टूथ फॉक्स है। प्लेयर्स का एक ग्रुप उस क्रीचर को घेर कर खड़ा है। ट्रॉय खानुंग बस ऑब्जर्व करता है। उसे पिछली डंजन जैसी ही चीज दिखती है। गार्ड्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। हमारा हीरो इसका फायदा उठाता है और अपना स्टेल्थ एक्टिवेट करता है। इसके साथ वो नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लड़ने के लिए रेडी है। उसे पूरा भरोसा है कि इस बार सब ठीक होगा। ह्यूमंस उस क्रीचर की तरफ चार्ज करते हैं। हीरो देखता है कि एक फॉक्स को हराने से 180 पॉइंट्स मिलते हैं। वो स्वॉर्ड घुमाकर फाइट जल्दी खत्म करने की सोचता है। एक मूव में ही फॉक्सेस जमीन पर लाइफलेस पड़े होते हैं। हमारा हीरो नोटिस करता है कि और फॉक्सेस उसकी तरफ आ रही हैं। धीरे धीरे वो पूरी तरह से घिर रहा है। हीरो सोचता है कि क्या अब उसे इस फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा। 2 घंटे बाद उसे समझ आता है कि उसका काउंट 299 पर है। 13 फॉक्सेस हराने पर चॉय हन को नया टाइटल मिलता है जैसे पिछली बार मिला था। हीरो वैसे भी यही उम्मीद कर रहा था। वो स्टेटस विंडो दिखाने को कहता है। आखिर में उसका लेवल वही है लेकिन स्ट्रेंथ +1 बढ़ गई है। लगता है हर टाइटल कुछ अलग देता है। अब हीरो के चारों तरफ फॉक्सेस का बड़ा ग्रुप जमा हो चुका है। कि हनु अपने एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट के लिए तैयार है। 7 घंटे लड़ाई के बाद हीरो अपनी विंडो खोलता है। उसे रेयर टाइटल मिल चुका है और उसे ब्लड फॉक्स प्रेडेटर का नाम मिला है। इस बार हीरो खुश है क्योंकि उसका रैंक बढ़ गया है। इसके साथ उसकी स्ट्रेंथ फिर से +1 बढ़ी है और उसे पता चलता है कि रेयर के ऊपर हीरोइक रैंक होता है। तो यानुंग थोड़ा रेस्ट लेता है लेकिन वो अगले दिन वापस आने का प्लान करता है। वो जेम्स को बैग में रखता है और निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक स्किल बुक मिलती है। ये स्किल बॉडी हार्डन करने की पावर देती है लेकिन वार्निंग में लिखा है कि ये स्किल वो ऑलरेडी जानता है, इसलिए बुक खरीदी नहीं जा सकती। प्रोटैगनिस्ट इससे डिसअपॉइंटेड होता है। वो उसे हमेशा की तरह रिडिकुलस रेट पर सेल करने की कोशिश करता है लेकिन साथ में एक दूसरी बुक भी खरीद लेता है। आखिरकार हीरो सरफेस पर लौट आता है। डंजन का रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि जो भी आइटम्स उसने हासिल किए हैं वो बास्केट में रख दे। हीरो स्किल बुक और अपना बैग रख देता है। इसके बाद स्टाफ उसे इंस्पेक्ट करता है और मैजिक स्टोन्स की संख्या देखकर शॉक्ड हो जाता है। रेयर स्किल बुक देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस्ड। हीरो पूछता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बेस पर मैजिक स्टोन्स को स्कैन किया जाता है। टोटल वैल्यू 39,000 रुपए निकलती है और बुक्स बेचने पर कंपनी उससे कांटेक्ट करेगी। प्रोटैगनिस्ट खुश होकर निकल जाता है। इस स्पीड से वो अंदाजा लगाता है कि वो दिन में कम से कम 1 मिलियन एक कमा सकता है। प्लेयर होना रियल में अच्छा है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट खाने के लिए ब्रेक लेता है। वो सोचता है कि ड्यूनियन के पास कोई कमरा रेंट करना बेहतर रहेगा क्योंकि उसका घर बहुत दूर है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज वो अपना टाइटल लेवल अप करेगा। केव के अंदर एक और फॉक्स उसी दुखद अंजाम को मिलता है। हीरो आसानी से उसे भी गिरा देता है। इसी के साथ उसे हीरोइक अचीवमेंट मिलती है क्योंकि उसने 5,000 फॉक्सेस अकेले डिफीट किए। एक नया मैसेज आता है। हमारा हीरो पहली बार हीरोइक रैंक्ड टाइटल पाने वाला इंसान है। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पहला व्यक्ति होगा। उसे थोड़ा चीटिंग जैसा फील होता है लेकिन एक तरह से ये अच्छा भी है। स्टेटस विंडो में उसके पॉइंट्स बढ़कर टोटल 100 हो जाते हैं और उसके सारे एट्रीब्यूट्स प्लस पीस बढ़ जाते हैं। ट्रॉय कुनान को एक और चीज पता चलती है। टाइटल को लेजेंडरी रैंक तक भी अपग्रेड किया जा सकता है। हीरो सोचता है कि कोशिश करनी चाहिए लेकिन आज नहीं। वो काफी थक चुका है। वो प्रॉमिस करता है कि कल फिर आएगा। 10 दिन बाद हीरो ने एक होटल रेंट कर लिया है और थोड़ा खा भी रहा है। डंजन में वो फिर फॉक्सेस के ग्रुप को हराता है और इसी के साथ नया अचीवमेंट अनलॉक होता है। आखिरकार लेजेंडरी रैंक अचीव हो जाता है। ट्रॉय कमसुंग एक्सॉस्शन से गिर पड़ता है। स्क्रीन पर एक और मैसिव जंप आता है। हर एट्रीब्यूट 40 पॉइंट्स बढ़ चुका है। हीरो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। वो खुद से काफी खुश है लेकिन ये टाइटल का अधिकतम लेवल है। प्रोटैगनिस्ट को और ज्यादा चाहिए था लेकिन फिर भी खान ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि और भी जगह हैं जहां वो ऐसा कर सकता है। रैबिट डंजन में वापस चिहानुंग मॉन्स्टर्स के ग्रुप से लड़ रहा है। उनमें से एक उस पर पीछे से अटैक करता है लेकिन हमारा हीरो स्वॉर्ड की हिल्ट से उसे धक्का देता है और वो दीवार में जा लगता है प्रोटैगनिस्ट ऐसी लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो इन क्रीचर्स को नंगी हाथों से भी मार सकता है लेकिन आज के लिए इतना काफी है। होटल में शाई कंसन को मैसेज आता है कि उसने जिन आइटम्स को लिस्ट किया था वो बिक गए हैं लेकिन पेमेंट लेने उसे खुद जाना होगा। प्रोटैगनिस्ट ऑक्शन हाउस जाने का फैसला करता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि साइन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से चेक कर ले। तभी उसे बड़ा शौक लगता है कि ऑक्शन हाउस हर आइटम पर 42% फी काटता है। हमारे हीरो को यकीन नहीं होता और वो तय करता है कि वो अपनी बुक्स वहां बेचने का प्लान खत्म करता है। हीरो जानता है कि उसे स्मार्ट तरीके से हंटिंग करनी होगी क्योंकि वो मैजिक स्टोन्स से ही
10 मिलियन कमा चुका है और ऑनलाइन सेल्स भी अच्छी चल रही हैं। स्पेस से वो जल्दी ही अपना एलिक्सर खरीद सकता है। सड़क पर चलते हुए चॉय हांसा अपनी अपीयरेंस नोटिस करता है। उसके पिता के कोलैप्स होने के बाद उसने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा था। वो और उसका परिवार अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आज वो सब बदलने वाला है। एक फैक्ट्री में वर्कर्स पार्ट्स असेंबल कर रहे हैं। शाम 7 बजे शिफ्ट खत्म होती है। लीडर सभी को हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद देता है। कुछ लोग एक महिला को बाई कहते हैं जो अकेली निकलती है। चौहान उसे आवाज देता है। ये उसकी माँ है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। उसे गले लगाते हुए हीरो महसूस करता है कि वो कितनी पतली हो चुकी है। उसकी माँ उससे विजिट का कारण पूछती है। वो कहता है कि वो बस उसे देखने आया है। महिला ये सुनकर खुश हो जाती है। हर माँ की तरह वो पूछती है कि उसका बेटा खाना खाकर आया है या नहीं। हीरो कहता है नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ खाना चाहता है। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी दूसरी जॉब रेस्टोरेंट में जाना है। वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि कुछ अच्छा खा लेना। चॉय हुन जानता है कि वो खुद भी भूखी है, इसलिए वो जोर देता है कि वो उसके साथ चले। लेकिन वो कहती है कि वो रेस्टोरेंट में काम करते हुए ही खाती है। हीरो हेल्प ऑफर करता है, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। प्रोटैगनिस्ट आखिर सच बोलने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि उसकी अवेकनिंग हो गई है। उसकी माँ शॉक रह जाती है। वो उससे दोबारा पूछती है कि उसने क्या कहा। टॉयज उसे अपना हीरो लाइसेंस दिखाता है और कहता है कि वो प्लेयर बन गया है। अब उसे रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग वो कहती है कि ये डेंजरस है। हमारा हीरो कहता है कि वो केयरफुल है, लेकिन मेन बात ये है कि अब उसे वहां काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि प्लेयर बनना इनकम की गारंटी नहीं है और शुरुआत में जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च होता है। ट्रॉय कंसुम उसकी बात मानता है, लेकिन वो उसे दिखाता है कि उसने कितना कमाया है। वो डॉक्यूमेंट खोलती है और देखती है कि उसके बेटे ने 1 अरब येन कमाए हैं। इस पैसे से हीरो उम्मीद करता है कि अब वो काम छोड़ देगी। हॉस्पिटल के बिल भरेंगे और अब वो लोग थोड़ा आराम से जी पाएंगे। वो तुरंत रोने लगती है। शाय खान उसे रोकने को कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी उसकी केयर की है। अब उनकी आराम करने की बारी है। उसकी माँ बस थैंक यू बोल पाती है। बाद में वो अपने बेटे को रेस्तरां के स्टाफ से मिलवाती है और हीरो भी डिश वॉश करने में मदद करता है, जिससे सबका काम जल्दी खत्म हो जाता है। रात के आखिरी में सब बाय बोल देते हैं और वो दोनों घर साथ में लौटते हैं। उसकी सिस्टर अपनी माँ को हाउस में वेलकम करती है, लेकिन जवाब जो हंसन देता है जो उसे देखकर खुश है। गर्ल समझ नहीं पाती कि वो अचानक कैसे आ गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अच्छे रीजन से आया है। तीनों लिविंग रूम की फ्लोर पर बैठ जाते हैं। हीरो कहता है कि उसकी अवेकनिंग हो गई है और उसने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए हैं। उसकी सिस्टर अर्निंग्स को डे बाय डे बढ़ते हुए देखती है। जब तक वो 1 अरब तक नहीं पहुंच जाती उसे यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रही है। ट्रॉय कुनसुंग वादा करता है कि अब से उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी सिस्टर अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाती। वो मानती है कि हालात सच में काफी टफ हो गए थे। उसी दिन ट्रॉय कंग मुस्कान के साथ सोता है। अगली सुबह प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बाहर जा रहा है और उसकी माँ पूछती है कि वो कब तक लौटेगा। वो कहता है कि जब तक वो अपनी जॉब नहीं छोड़ती वो वापस नहीं आएगा। उसकी माँ उसे इतने नॉर्मल कपड़ों में बाहर जाने पर चिंता करती है, लेकिन हीरो कहता है कि वो डंजन के पास से इक्विपमेंट उठा सकता है। इसके साथ ही वो बाय बोलकर अपनी अगली मिशन पर निकल जाता है। प्रोटैगनिस्ट की माँ उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। उसे डर है कि वो कहीं चोट तो नहीं खा गया। तभी ट्रॉय कंसुम दौड़ता हुआ आता है। वो बताता है कि ट्रैफिक बहुत हैवी था इसलिए वो पैदल आ गया। उसकी माँ उसे हल्की सी मार लगाती है क्योंकि वो बहुत चिंता में थी। हॉस्पिटल रूम में उसका पिता लेटा है। उसे उस हालत में देखकर चॉय कांसन कसम खाता है कि वो उसे ठीक करेगा। 10 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट को 10,000 रैबिट हंट करने पर लेजेंडरी टाइटल मिलता है। वो अपनी वॉच देखता है और समझता है कि अभी भी उसके पास कुछ घंटे बचे हैं हंट करने के लिए। टैक्सी उसे अगले डंजन पर छोड़ती है, लेकिन बाकी जगहों के उलट यहाँ कोई नहीं है। साइन पर लिखा है कि ये वैम्पायर बैट डंजन है और लेवल 10 से 15 वालों के लिए रिकमेंडेड है। हीरो ने सुना था कि ये सामान्य साइज के होते हैं और झुंड में उड़ते हैं। बिना फुल पार्टी के इन्हें हंट करना मुश्किल होता है। चॉय कंसुंग स्टेल्थ मोड में पोर्टल पार करता है। पास में खड़े गार्ड्स उसे देखते भी नहीं। हीरो को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन वो हंट शुरू करने के लिए तैयार है। वो अपने चारों तरफ शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि बैट्स उस पर अटैक करें। वो अपनी उंगली चुभोता है। जैसे ही क्रीचर्स को उसकी सेंट मिलती है वो पूरी स्पीड से उस पर टूट पड़ते हैं। प्रतियोगी को लगता है जैसे पूरा अंधेरा ही उसकी तरफ भाग रहा है। परछाइयों और पंखों का एक विशाल झुंड एक साथ हिलता है और उसे ढक लेता है। शील्ड के अंदर वो फायरबॉल मैजिक एक्टिवेट करता है। रोशनी में दिखता है कि बैट्स डेस्परेट होकर बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कमजोर फ्लेम से ये भी पता चलता है कि हीरो को एक साथ तो स्किल्स यूज करना मुश्किल पड़ रहा है। वो फ्लेम को और तेज करने पर फोकस करता है। इतनी छोटी क्रीचर्स वाला डंजन इतना प्रॉब्लम करेगा ये उसने
उसने इमेजिन भी नहीं किया था। आखिर में यही उसकी फायर मैजिक की मैक्सिमम कैपेसिटी है इस सिचुएशन में। फायरबॉल बैरियर पार करता है और केव में ब्लास्ट ट्रिगर होता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि सारे बैट्स एक ही बार में वाइप आउट हो जाते हैं, बैरियर भी क्रैक हो जाता है। खुद कास्टर ने भी ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले ही एक और वेव बैट्स की उसकी तरफ उड़ती चली आती है। ट्रॉय हुनम दूसरा फायर स्पेल रेडी कर लेता है। बैट्स पूरी स्पीड से चार्ज करती हैं। वो फायरबॉल उन्हीं पर फेंकता है। उसी वक्त उसे नया अचीवमेंट मिलता है। अगर सब ठीक चला तो शायद आज लीजेंडरी टाइटल भी मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि कितने मैजिक स्टोन मिल सकते हैं। अंधेरे में प्रोटैगनिस्ट को एक अजीब चीज दिखती है। शैडोज के बीच जमीन पर एक बैट जैसी शेप की स्वॉर्ड पड़ी है। प्रोटैगनिस्ट ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है कि इतने सारे बैट्स की माना ने मिलकर ये वेपन बनाया है। ट्रॉय हानुंग स्वॉर्ड उठाता है। मैसेज आता है कि इस वेपन में पैसिव एबिलिटी है जिससे एनिमी की एनर्जी अब्सॉर्ब करके यूजर की हेल्थ रिकवर होती है। प्रोटैगनिस्ट को ये इफेक्ट काफी पसंद आता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या ऐसी एक से ज्यादा ब्लेड्स भी मिल सकती हैं। हीरो को समझ आता है कि अगर मॉन्स्टर्स वीक हों लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा मरे तो उनकी माना फ्यूज होकर रेयर आइटम बना सकती है। तो सोचो, रेयर मॉन्स्टर्स का झुंड एक साथ मरे तो क्या बनेगा। एक हफ्ते बाद हीरो को समझ आता है कि ये इतना आसान नहीं है। यूजुअल जेम्स ही जमीन पर गिरते हैं। ब्लेड बनने के बाद माना सिर्फ एक बार फिर फ्यूज हुई थी और वो आइटम उसके बैग में है। एक ब्लैक क्लोक डिसेंट ड्यूरेबिलिटी के साथ, लेकिन रेयर सिर्फ नाम का है। प्रोटैगनिस्ट ये हंट रोकने का फैसला करता है। बेहतर है कि वो किसी और डंजन में जाकर दूसरे टाइटल्स कलेक्ट करे। कुछ दिन बाद उसकी माँ पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो लोग घर खरीदने में काफी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हीरो प्रॉमिस करता है कि वो ओवरडू नहीं करेगा। कस्टमर अंदर आते हैं तो अटेंडेंट उन्हें वेलकम करता है। चॉय कुंग कहता है कि उन्होंने फोन पर बात की थी। अटेंडेंट याद करता है कि वो 1000 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। उसकी माँ को ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो तीनों को अलग अलग रूम देना चाहता है। एक हफ्ते बाद उसकी सिस्टर अपार्टमेंट देखकर दंग रह जाती है। ये पहली बार है जब वो नया घर देख रही है। गर्ल एक्साइटेड हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट वादा करता है कि अगला घर इससे भी बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए ये ऑलरेडी परफेक्ट है। उनकी माँ नए घर में पहली बार खाना बनाती है। उसकी सिस्टर कहती है कि उन्हें पड़ोसियों को वेलकम राइस केक्स देने चाहिए और उसकी माँ को ये आइडिया अच्छा लगता है। ट्रॉय कुनसुंग ये मोमेंट देखकर बहुत अच्छा फील करता है, लेकिन वो चाहता है कि अगली बार उसके पिता भी साथ हों और वो ये जरूर पॉसिबल बनाएगा। अब बारी है क्रिम्सन रैट डंजन की, लेवल 6 से 10 वाले प्लेयर्स के लिए। रैट्स अटैक करने को तैयार होते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जंप करके उनके स्ट्राइक को डॉज कर देता है। मिड एयर में हमारा हीरो इस सीन को थोड़ा फनी फील करता है। फिर वो केज की दीवारों को पुश करके आगे बढ़ता है। ये रैट्स उसकी उम्मीद से ज्यादा फास्ट हैं, लेकिन एक मूव में ही 2 नीचे गिर जाते हैं। आखिर में प्रोटैगनिस्ट एक अलग ही लेवल पर है। वो फायरबॉल समन करता है, रेडी है कुछ और टाइटल्स कमाने के लिए। एग्जिट पर फिर उसका पूरा बैग डायमंड्स से भरा है। इंस्पेक्शन वाला बंदा यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि वो क्या देख रहा है। ट्रॉय कांसन बस मुस्कुराते हुए उसे बाय करता है, लेकिन जाने से पहले कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। वो औरत कहती है कि वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार वो प्रॉपरली अपना इंट्रो देना चाहती है। उसका नाम ली शूडी है और वो सिवन गिल्ड की टीम 1 की असिस्टेंट है। वो बस थोड़ी देर बात करना चाहती है। एक हफ्ता पहले मैनेजर टेंशन में था ये पता लगाने के लिए कि उसे इतनी परेशानी कौन दे रहा है। ली कहती है कि उसे भी कुछ नहीं पता। गिल्ड मास्टर ने चॉय हुनसुंग की प्रोफाइल रिव्यू की थी। उसे लगता है प्रोटैगनिस्ट मैजिक स्टोन्स बेचकर ऑलरेडी काफी रिच हो रहा होगा, पर लड़की को नहीं लगता कि इसका मतलब है कि हीरो के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। फिर भी गिल्ड मास्टर को चांसेस हाई लगते हैं, इसी वजह से उसे ये किड अपने टीम में चाहिए। नेचुरली ली मान जाती है। वो नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट भी भेजेगा हेल्प करने के लिए, लेकिन पहले कोशिश वो खुद कर सकती है क्योंकि उसने ही उसे फर्स्ट टाइम देखा था। जाते जाते मास्टर पूछता है कि कहीं ली ने ये इन्फॉर्मेशन ग्विड में और किसी को तो नहीं बताई। लड़की कहती है नहीं, उसने अपने फ्रेंड को भी चुप रहने को कहा था। इस पर लीडर उसे ट्रस्ट कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि उसे कैसे ढूंढ लिया गया। तभी उसे याद आता है कि उसे एक कॉन्टैक्ट कार्ड दिया गया था। ये सोचकर वो इरिटेट हो जाता है। हमारा हीरो तुरंत उस औरत से पूछताछ शुरू कर देता है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा या उसके नाम के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उसे शक है कि उन्होंने उसकी बैकग्राउंड भी चेक की है। तभी नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि कामली बात कर लें, लेकिन चॉय हुनन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो आदमी ऑप्शन से बाहर हो जाता है, इसलिए पूछता है कि क्या वो उसके घर जाकर बात कर सकता है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट रुक जाता है। वो आदमी कहता है कि वो रिस्पेक्ट के चलते बाहर वेट कर रहा था। उसका नाम गो जिनसेन है और वो सीवान गिल्ड का रिक्रूटमेंट मैनेजर है। चॉय हुन पूछता है कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। गो कहता है ऑब्वियस है कि वो उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। हीरो जवाब देता है कि उसे गिल्ड ज्वाइन करने में शून्य इंटरेस्ट है। रिक्रूट भी ये जानता है। वो माफी मांगता है अगर वो ज्यादा पुशी लगा हो और बताता है कि
ज्यादातर गिल्ड्स रिक्रूट करने के लिए इससे भी ज्यादा जिद्दी और रूड होती हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पर इसका कोई असर नहीं होता। ऊपर से वो आदमी बहुत फास्ट बोल रहा है, इसलिए ट्रॉय हैंसन उसे बीच में रोक देता है। हीरो कहता है कि उसे बस ये जानना है कि साइनिंग बोनस कितना है और एनुअल सैलरी कितनी होगी। को कहता है कि ये सब प्लेयर के लेवल और एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। उसी वक्त हीरो समझ जाता है कि वो लोग अपने कार्ड्स खोल रहे हैं। रिक्रूटर फिर भी वादा करता है कि मिनिमम 100 मिलियन का साइनिंग बोनस और 10 मिलियन की एनुअल सैलरी तो वो दिलवा ही देगा। प्रोटैगनिस्ट हैरान है, चाहे वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो फिर भी ऑफर बहुत बड़ा है। शायद वो उसे अपना मेन प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन अजीब है क्योंकि किसी रुकी को इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर होते हीरो ने कभी नहीं सुना, एक्सेप्ट किम हाना जो ऑलरेडी अपनी वर्थ दुनिया को प्रूव कर चुकी थी, जो कि चो हानसन के केस में नहीं है। हीरो के पास बाय एंड सेल वाली यूनिक एबिलिटी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। प्लेयर कार्ड लेते वक्त उसने सिर्फ लेवल ही रिवील किया था, तभी प्रोटैगनिस्ट को सब समझ आता है। हानसुंग पूछता है कि क्या ये सब मैजिक स्टोन्स की वजह से है। रिक्रूटर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा हीरो क्या बात कर रहा है, वो सिर्फ एक सेकंड का पल था, लेकिन ली ने रिएक्ट किया। रिक्रूटर को सच में कुछ पता नहीं, लेकिन लड़की क्लियरली हाइड करने में फेल हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि कोई बिग गिल्ड सिर्फ मैजिक स्टोन्स की वजह से किसी को चेस नहीं करेगी। उन्हें शायद शक है कि हीरो के पास कोई यूनिक एबिलिटी है। रिक्रूटर पूछता है कि हीरो क्या सोच रहा है, आखिर उसे लूज क्या करना है। ट्रॉय हुनसंग कहता है कि स्टेटस विंडो दिखाने से उसका कोई फायदा नहीं है, और ऊपर से गो ने कोई सॉलिड प्रॉमिस भी नहीं किया। रिक्रूटर कहता है कि वो सब प्रॉमिस कर देगा, बस हीरो स्टेटस दिखा दे। टॉय कुंग कहता है कि उसे 100 मिलियन अपफ्रंट दे दो, वो सब दिखा देगा और गिल्ड ज्वाइन भी कर लेगा। रिक्रूटर फिर वही लाइन दोहराता है कि पहले स्टेटस विंडो देखनी होगी। बस प्रोटैगनिस्ट कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म कर देता है। ट्रॉय हानसंग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा। उसे अब जेम्स को लेकर और केयरफुल रहना पड़ेगा। अटेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसी समय हीरो को अननोन नंबर से कॉल आता है और फिर वही रिक्रूटर। कोडी हैंसन तुरंत कॉल काट देता है। वो लड़का अब उनसे तंग आ चुका है। घर पहुंचकर फिर मैसेज आता है। गो फिर गिल्ड ज्वाइन के बारे में बात करना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट तंग आकर उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। हीरो फिर से हंटिंग पर निकलता है। डंजन एग्जिट पर कोई फिर से उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। अगले डंजन में मॉन्स्टर्स ब्लू लिजर्ड्स होते हैं, लेकिन इस ग्रुप को हीरो इजीली डिफीट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट काफी थक चुका है, लेकिन जिस पेस पर वो चल रहा है जल्द ही वो एलिक्सर खरीद पाएगा। अगला डंजन रेड मेन वुल्फ्स का है, लेवल 15 से 20 के प्लेयर्स के लिए रिकमेंडेड। ये जगह पिछली जगह से ज्यादा भीड़ वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जायंट वुल्फ्स पर एडवेंचरर्स की पार्टी अटैक कर रही है। हीरो पास जाकर देखता है कि ये क्रीचर्स लिजर्ड से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी एक हिट में गिर जाएंगे। हीरो को लगता है कि उसकी करंट स्टैट्स से वो लेवल 85 मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है। आज के लिए उसका टारगेट वुल्फ हंटर टाइटल है। डंजन के अंदर एक सिक्योरिटी बैज खून से सना पड़ा है। शैडोज में साफ दिखता है कि एक आदमी को जिंदा खाया जा रहा है। उसका लेवल 71 वाला पार्टनर शॉक में है। जिस क्रीचर से वो लड़ रहा है वो 2 सिर वाला डॉग है। प्लेयर अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 1 सेकंड में उसकी आर्म उड़ जाती है। क्रीचर इतनी फास्ट मूव करता है कि वो देख भी नहीं पाता। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट को ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता लोगों को ढूंढने के लिए। शाई किमोंग समझ जाता है कि ये डंजन पॉपुलर है, इसलिए भीड़ भी ज्यादा है, और हीरो को ये सब काफी कंसर्निंग लगता है। ये पोर्टल्स आज से 10 साल पहले आने शुरू हुए थे, और हीरोइक डंजन डिस्कवर होने के बाद भी हर साल नए प्लेयर्स अवेकन होते हैं, इसलिए नया पोर्टल हमेशा आ ही जाता है। एक वुल्फ अटैक करने के लिए कूदता है, लेकिन चो हानसन मिड एयर में ही उसका सिर काट देता है। लैंडिंग होने से पहले ही एक पूरा ग्रुप उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जल्दी से फायरबॉल तैयार करता है। आराम से वो एक स्ट्राइक में सबको उड़ा देता है। दूसरा ग्रुप भी अटैक के लिए तैयार है। हमारा हीरो शील्ड उठाता है, लेकिन उसकी जगह वो वुल्फ को सीधा पंच कर देता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड के स्ट्राइक से कॉम्बो चेन करता है। इसके बाद हीरो मैजिक मिसाइल अटैक लॉन्च करता है, जो एक वुल्फ को तुरंत उड़ा देता है। वुल्फ्स का पैक और प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे को घूरते हैं, और हीरो उन्हें टॉन्ट करता है कि आओ लड़ो। वुल्फ्स ये आप बिना डरे चार्ज करते हैं, और प्रोटैगनिस्ट उनके ऊपर से कूद जाता है। आखिर में ट्रॉय क्सॉन पूरा फाइट जल्दी खत्म कर देता है और अपना पहला टाइटल अर्न कर लेता है। हीरो को अपनी ब्लेड्स एबिलिटी काफी यूजफुल लगती है। लगता है ये एरिया पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए चो हुनन आगे बढ़ने का फैसला करता है। एक छोटा ग्रुप कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। चो हुनन उन्हें इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर उसे एक और ग्रुप फाइट करते दिखता है। क्राउड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा हीरो किसी और डंजन जाने का सोचता है, पर तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है। जब प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर देखता है तो 2 प्लेयर्स एक साथ मरते दिखते हैं। हीरो की नजर जायंट क्रीचर से मिल जाती है। एक फीमेल प्लेयर भागने की कोशिश
करती है, लेकिन वो मक्खी की तरह कुचल दी जाती है। लड़की का एक हिस्सा हवा में उड़कर आता है और प्रोटैगनिस्ट के पैरों के पास गिरता है। ये देखकर क्रॉय हैंसन को उल्टी आने जैसा फील होता है। 3 सिर वाले इस डॉग ने पूरे प्लेयर पार्टी को मिटा दिया है। पहली बार इतने बड़े हाउंड को देखकर हमारा हीरो टेंस हो जाता है। डॉग एक तेज मूव में उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से डॉज कर लेता है। पहली बार ट्रॉय कंग को लगता है कि उसकी रियल लाइफ डेंजर में है। हीरो एक रॉक के पीछे छिप जाता है, लेकिन पैंथर ठीक उसी स्पॉट पर अटैक करता है। शाय कुंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका स्टेल्थ फेल हो जाएगा। वो जंप करके भागने की कोशिश करता है। अटैक हल्का सा छूता है, लेकिन उसकी आर्मर पूरी तरह टूट जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट के पास सिर्फ शर्ट और क्लोक बचता है। जायंट पैंथर फिर हमला करता है और हीरो कूदकर अपनी शील्ड उस मॉन्स्टर की नाक पर मारता है, जिससे क्रीचर थोड़ी देर के लिए स्टन होता है, लेकिन असर ज्यादा नहीं होता। चॉय हैंसन अपना बैग जमीन पर गिराता है और फायर अटैक तैयार करता है। वो एक साथ 3 फायरबॉल फेंकता है। इस बार मॉन्स्टर को थोड़ा फील होता है। चॉय कांसुंग अपना सामान पकड़कर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी मैजिक उम्मीद के हिसाब से डैमेज नहीं दे रही। मॉन्स्टर सच में बहुत टफ है। ये डंजन लेवल 20 प्लेयर्स के लिए है। प्रोटैगनिस्ट 2 फायरबॉल्स और फेंकता है। वो एक साथ 2 सिरों पर लगती हैं, लेकिन अगर वो ये पेस रखेगा तो उसकी माना जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी डिस्ट्रैक्शन में हीरो पीछे से हिट खा लेता है। गुड थिंग चॉय कंग बच जाता है। उसका क्लोक रेंटेड आर्मर से कहीं ज्यादा ड्यूरेबल है। डॉग उसे लगातार पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेअसर होता है। हीरो को डर लग रहा है कि कहीं उसकी सांस ही न टूट जाए इस पेस पर। वो जल्दी से अपना परचेस सिस्टम खोलता है और एक जेम ढूंढता है जो डेक्सटेरिटी बूस्ट करता है। चेस के बीच में ही वो जेम खा लेता है। 20 मिनट बाद उसने काफी जेम्स खा लिए हैं। अब उसकी टोटल स्टैट्स 849 तक पहुंच रही है। वो एक फायरबॉल फेंकता है। डॉग का आधा चेहरा ब्लास्ट से जल जाता है। पहला स्ट्राइक हीरो डॉज कर लेता है। दूसरे में पैंथर अपनी पॉ से ब्लॉक करता है। फिर भी मॉन्स्टर घायल है। इस पेस पर हीरो जल्दी जीत सकता है, लेकिन जायंट पैंथर बहुत तेजी से रीजनरेट करने लगता है। अब साफ है कि सिर्फ फायरबॉल से काम नहीं चलेगा। हीरो को पता है कि मॉन्स्टर फायर से वीक है, लेकिन उसे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ चाहिए। डॉग उसके पीछे दौड़ता है और हमारा हीरो जल्दी से एक स्किल ढूंढता है जो वो खरीद सकता है। प्रॉब्लम यह है कि स्किल बहुत एक्सपेंसिव है और उसे अपनी हेल्थ की भी चिंता है, लेकिन अभी बचने के लिए कोई चॉइस नहीं है। चॉय हन रुककर लड़ने के लिए तैयार होता है। डॉग पूरी फ्यूरी के साथ उस पर चार्ज करता है। चॉय हन फायर स्पीयर तैयार करता है। ये उसकी नई फ्लेम एबिलिटी है। किस्मत से अटैक सीधा मॉन्स्टर के चेहरे पर एक्सप्लोड होता है। हीरो खुशी से चिल्लाता है कि ये काम कर गया। एक सिर उड़ जाता है। अब बस 2 बचे हैं। सेकेंड अटैक पूरी तरह मिस हो जाता है। चॉय कानून फोकस नहीं खोता। वो बीस्ट को चुनौती देता है कि देखें कौन बचेगा। पहला स्पीयर फिर मिस होता है, लेकिन दूसरा सीधा टारगेट पर लगता है और पैंथर का एक और सिर उड़ जाता है। हीरो फिर सेलिब्रेट करता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो स्टेटस विंडो खोलता है तो उसकी माना ऑलमोस्ट खत्म है। अब उसका गोल सिर्फ सरवाइव करना है जब तक एनर्जी वापस आए। इधर एक लड़की पैनिक में चिल्ला रही है। डंजन में मौजूद सारे प्लेयर्स इवैक्यूएट कर रहे हैं। सिर्फ गार्ड्स पीछे रह गए हैं। जो वो देख रहे हैं वो मॉन्स्टर द्वारा छोड़ी गई हॉरिफाइंग सीन है। किसी को एक विशाल फुटप्रिंट मिलता है और उसके साइज से लगता है कि क्रीचर नॉर्मल नहीं है। लड़की सोचती है क्या सच में इस चीज के पीछे जाना सही आइडिया है। एक प्लेयर को किसी के आने का इंतजार करना पसंद नहीं, खासकर जब बाहर वाले गार्ड्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इसका मतलब वो भी शायद इसी क्रीचर का शिकार बन चुके हैं। कॉन्फिडेंस कम होने के बावजूद लीडर इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहता है। एक प्लेयर मना कर देता है। उसे अपनी जॉब की वजह से मरना नहीं है, लेकिन लीडर कहता है कि उसे डर है कि और लोग खतरे में हो सकते हैं। वो प्लेयर दूसरे लोगों की फिक्र नहीं करता, जिससे बड़ी बहस छिड़ जाती है। दोनों के बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि उन्हें अलग करना पड़ता है। दूसरा प्लेयर याद दिलाता है कि अभी लड़ने का टाइम नहीं है। बैटल में शाई कुमसुंग की माना बहुत धीमी रिकवर हो रही है और मॉन्स्टर भी थक नहीं रहा। ऊपर से उसके हेड्स फिर रीजनरेट हो रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट को फाइट खत्म करनी होगी, वरना मॉन्स्टर फिर फुल पावर में आ जाएगा। हीरो एक स्पीयर और तैयार करता है, लेकिन अगर ये मिस हुआ तो सब खत्म। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते हैं। फिर ट्रॉय हैंसन अपना वेपन नीचे कर देता है। इस फाइट को लंबा खींचना उसके लिए अच्छा नहीं है। हीरो फायर स्पीयर को जोर से पकड़ता है। अब फाइनल राउंड का टाइम है। हीरो फील करता है कि वो कुछ बहुत रिस्की करने जा रहा है, इसलिए वो गहरी सांस लेकर खुद को स्टीडी करता है। हाउंड उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन करीब भी नहीं पहुंच पाता। इससे पहले कि क्रीचर समझे, चोहानसुंग हवा में उसकी हेड के पास पहुंच चुका है, लेकिन डॉग उसका अटैक डॉज कर लेता है, जिससे हीरो को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। इस बार सरब्रस स्ट्राइक करता है, लेकिन हीरो वक्त पर डॉज कर लेता है। क्रीचर एडवांटेज लेने की कोशिश करता है और मिड एयर में हमला करता है। सो प्रोटैगनिस्ट एक रॉक से पुश लेकर उसी मोमेंटम में खुद को आगे फेंकता है और अपने
अपने स्पीयर से स्लैश करता है। पहले ऐसा लगता है जैसे वो मिस कर गया, लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है हमारा हीरो सेलिब्रेट करता है। बस हल्की सी हिट ने भी मॉन्स्टर के चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार छोड़ दिया है। कुंग आराम से अपने एनिमी पर चार्ज करता है। मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। ऊपर से वो क्रीचर को एक और हिट मार देता है, जिससे मॉन्स्टर दर्द में चिल्ला उठता है। बाटला लेने के लिए डॉग फिर उसे कुचलने की कोशिश करता है। टोरी हैंसन अपनी स्पीड यूज करते हुए उसकी बैक पर चढ़ जाता है और स्पीयर उसकी गर्दन के पीछे घोंप देता है। फिर वो जितना ऊपर कूद सकता है कूदकर फायर स्पीयर को ऊपर से जोर से घोंपता है। हीरो तब भी नहीं रुकता, वो वीपन को और अंदर तक पुश करता जाता है। जब गर्दन के ऊपर कुछ नहीं बचता, हीरो को लगता है कि फाइनली उसने फाइट जीत ली है। लेकिन नहीं, सर्बरस मरता नहीं है, क्योंकि एक जायंट पॉ सीधा उसकी तरफ आता है। हीरो शील्ड उठाता है, लेकिन बेकार, उसकी बॉडी चिथड़ों में उड़ जाती है। डॉग का चेहरा फिर से रीजनरेट हो रहा है और प्रोटैगनिस्ट फिर से कॉर्नर में फंस जाता है। साफ है कि ये बहुत जिद्दी बीस्ट है। ऊपर से उसकी माना भी लगभग खत्म है। अब प्रोटैगनिस्ट फाइनल राउंड के लिए तैयार होता है। वो क्रीचर के हाफ फॉर्म्ड फेस पर अटैक करता है। तभी एक और पॉ उसकी गर्दन पर गिरने वाला होता है, लेकिन चॉय हन तुरंत काउंटर कर देता है। आखिर में वो स्पीयर फेंकता है, जिससे दूसरी गर्दन ब्लास्ट हो जाती है और फाइनली जायंट मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर मर जाता है। चॉय कुंग का हाथ जला हुआ है और वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। वो गिरे हुए मॉन्स्टर को खूंदता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है। प्रोटैगनिस्ट को एक रेयर अचीवमेंट मिलता है, उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, जिसे ग्रादुन कहा जाता है। ट्रॉय कानून को पता ही नहीं था कि वो किस तरह की क्रीचर से लड़ रहा था। फिर एक और मैसेज आता है। हीरो को लेवल ब्रेकर का टाइटल मिलता है, क्योंकि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को मारा था जो उससे 100 लेवल ऊपर था। इतनी मेहनत के बाद वो टाइटल्स देखकर वो बहुत खुश होता है। अचानक मॉन्स्टर का शरीर माना में बदलने लगता है और एक स्किल बुक बन जाता है। हीरो जाकर उसे उठाता है। रेयर और यूनिक स्किल ये एबिलिटी देती है कि जब तक सिर इंटैक्ट हो, शरीर के सारे वुंड्स रीजनरेट हो जाएंगे। सिर बचा रहे तो कोई भी अटैक ठीक हो सकता है। हीरो अब लगभग इमॉर्टल है। रीजनरेशन स्लो हो सकती है, लेकिन इस स्किल को इवॉल्व किया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट ने कभी ऐसा रेयर स्किल नहीं देखा था जो इवॉल्व भी हो सके। टैंक्स इस किताब के लिए पागल हो जाएंगे। ट्रॉय कुनन अपना सामान उठाता है और निकलने की तैयारी करता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि इस दुनिया में ऐसा दूसरा स्किल मौजूद नहीं है, ये वन ऑफ अ काइंड है। सिस्टम पूछता है क्या वो इमोर्टैलिटी एक्टिवेट करना चाहता है। शोखान एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर एक ब्लू लाइट जगमगा उठती है। जैसे ही उसका पैसिव एक्टिवेट होता है, वो रीजनरेट करने लगता है। ये रीजनरेशन वाइटैलिटी कंज्यूम करती है, लेकिन हीरो के पास काफी है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। बाद में प्रोटैगनिस्ट टाइटल्स चेक करता है। पहला टाइटल उसकी सभी एट्रीब्यूट्स को 5 बढ़ाता है और अच्छी बात यह है कि ये कॉमन रैंक है, मतलब उसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरे टाइटल से उसे +3 वाइटैलिटी मिलती है। चॉय हैंसन सोचता है कि गड्यून अच्छा वाला लड़का था। सब खत्म करके वो वापस जाने लगता है। इसी बीच एक टीम अंदर रश करती है मॉन्स्टर को हंट करने। वो प्लेयर एसोसिएशन की एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड है। एक मेंबर बताता है कि उसने कुछ प्लेयर्स ढूंढे हैं। एक लड़की खुद को एसोसिएशन का हिस्सा बताती है। एडवेंचरर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। स्क्वाड लीडर शिन याना कहती है कि उसे हाई लेवल मॉन्स्टर की खबर मिली थी, इसलिए सभी को इवैक्यूएट करना होगा। एक लड़की डर जाती है, लेकिन लीडर कहती है कि खबर बिल्कुल सही है। शिन पूछती है क्या किसी ने क्रीचर को सेंस किया, लेकिन जवाब मिलता है कि बस वुल्व्स दिख रहे हैं। तभी कुछ बदलता है। एक खिलाड़ी डिटेक्ट होता है, बस एक। प्रोटैगनिस्ट रास्ते में खुशी खुशी चल रहा होता है, लेकिन उसे अचानक कुछ लोग आते हुए महसूस होते हैं। वो रुक जाता है, थोड़ा टेंस कि ये कौन है। साफ दिख रहा है कि ये लोग हाई लेवल हैं। उनकी गियर बहुत शाइनी है। लीडर पूछती है क्या सब ठीक है। हीरो थोड़ा सस्पिशियस होकर कहता है हाँ सब ठीक है। शिन नोटिस करती है कि हीरो बहुत गंदा लग रहा है, इसलिए वो पूछती है क्या उसने मॉन्स्टर का सामना किया था। ट्रॉय हानुंग कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस मॉन्स्टर की बात कर रही है। लीडर बताता है कि उन्होंने हाई लेवल मॉन्स्टर को देखा था। हीरो मान लेता है कि एसोसिएशन को ऑलरेडी पता होगा, इसलिए वो कह देता है कि हाँ उसने क्रीचर को देखा था। लड़की एक्साइटमेंट में हीरो के बहुत पास आ जाती है, फिर रियलाइज करती है कि ये गलत था और तुरंत माफी मांगती है। वो हीरो की मदद करने के लिए उसे एक रेयर वायल देती है। कोई कंसुंग पहचान लेता है कि ये काफी रेयर आइटम है जो बहुत तेज हीलिंग करता है। शिन कहती है बस इसे हाथ पर स्प्रे कर लो। हीरो ऑकवर्ड फील करता है तो वो मॉन्स्टर के बारे में बताना शुरू करता है। लीडर उसे जारी रखने के लिए कहती है। कोईकुंगन बताता है कि क्रीचर एक जायंट ब्लैक फर 3 सिर वाला जैगुआर था। शिन कहती है ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं दिखा, उसके साथी भी इसे नहीं पहचानते। हीरो बताता है मॉन्स्टर घर जितना बड़ा था और उस
उस दिशा में गया था। शिन उसे थैंक करती है और वो सब पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। हीरो उनकी स्पीड देखकर भी हैरान होता है, लेकिन खुश है कि उसने मॉन्स्टर को पहले ही हरा दिया, वरना इतने में और लोग मर जाते। रिवॉर्ड बस बोनस है। स्क्वाड अब बेकार में सर्च करने वाली है। टीम डंजन के एंड तक पहुंचती है। कोई पूछता है कहीं क्रीचर पोर्टल से बाहर तो नहीं चला गया। लीडर कहती है ऐसा हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मॉन्स्टर ने ब्लड टेस्ट कर ली है और वो जरूर वापस आएगा। वो एसोसिएशन को रिपोर्ट करेगी। लेकिन एक बात उसे परेशान करती है। अब उसे सोचने का मौका मिलता है कि वो मैन बचा कैसे। एक आदमी जिसने अपनी पूरी पार्टी खो दी, वो इतना शांत कैसे था। शिन वापस जाकर उससे बात करना चाहती है। कैप्टन अपनी टीम को वेट करने को कहता है। मेज पूछता है उसे क्या परेशान कर रहा है। शिन कहती है कि उसे उस प्लेयर की चिंता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। टैंक कहता है कि वो ठीक होगा, लेकिन चूंकि वो अकेला था, शिन कंफर्म करना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद सब मान जाते हैं। वो एक कदम में ही शैडोज गैस में गायब हो जाती है। ऊपर आते हुए उसे कुछ अजीब लगता है। दीवारों पर कुछ स्टेन्स दिखते हैं।